हाँ तो दोस्तों, वैष्णवी क्लासेस के आज के सेशन में मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारा 10th का बेसिक लेवल समाप्त हो गया था, हम लोग अपना 10th का एडवांस लेवल आज से स्टार्ट करेंगे। मैं आज से जो भी पॉइंट पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो भी पॉइंट पढ़ाऊँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक उसमें डाल दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन वीडियो का देख लेंगे, उसमें एक आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक आज से आप पढ़ेंगे उसका आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हमेशा दे दूँगा। तो आज से प्रैक्टिस भी स्टार्ट है और आज से पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियर भी हमारा हो जाएगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने टेंस के बेसिक फॉर्मेट को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को, बाकी क्या यूजेस हैं हमने देख लिया है। आज से हम लोग टेंस के एडवांस लेवल पे आ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ टाइम एंड टेंस। और एक बात याद रखिए, पहले अब टेंस को समझिए। अब इम्पॉर्टेंट है हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्शन को समझना, ठीक है। एक मिनट ज़रा वेट किया जाए। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक सेक्शन को आप ठीक से समझना, यूज़ करना। तो अभी मैं जो आपको ग्राफ बना रहा हूँ ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईजी वे में चीज़ों को देखिएगा। देखिए, टेंस के स्ट्रक्चर को जानने के बाद टेंस के यूजेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा टाइम लाइन है, ये हमारा हो गया टाइम लाइन, ठीक है, समय। इसको 3 भाग में बांट दिया गया। मैं ऐसे यहाँ से बीच में ऐसे कर देता हूँ। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। गौर से देखा जाए, ये पूरा हमारा पास्ट हो गया, ये पूरा फ्यूचर हो गया और बीच में ये प्रेजेंट हो गया। चलिए, अब मैं आपको टेंस का एग्जैक्ट ग्राफ दिखाता हूँ कि आगे चीज़ें होंगी कैसे। गौर से देखा जाए, टेंस का ये एक रेंज है, ठीक है, ये वर्तमान का रेंज है। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, ये वर्तमान का यानी कि प्रेजेंट का रेंज है। जैसे आज सुबह, ठीक है, आज सुबह का जो समय गुजर गया है वो भी वर्तमान में ही आता है। हम लोग कहते हैं मैंने नाश्ता किया है, मैं कभी नहीं कहता हूँ आज मैंने नाश्ता किया था। तो आज सुबह का समय तो गुजर गया है, लेकिन वो भी क्या है, प्रेजेंट में ही आता है। और थोड़ा सा प्रेजेंट का एक प्रभाव थोड़ा सा फ्यूचर में भी रहता है। तो ये हिस्सा हमारा पूरा आ गया प्रेजेंट में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट का ये जो हिस्सा है, ये जो मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट हम लोग इसी को कहेंगे। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जो भी पार्ट आपका गुजर चुका होगा, जो भी पार्ट आपका जो मेन टेंस से जस्ट पहले वाला होगा, उसी को हम लोग परफेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट, तो जो ऐसा वाक्य जो गुजर चुका है लेकिन वो पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, ध्यान दिया जाए। बाकी पूरा प्रेजेंट है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद ये जो लेयर है ये पूरा हमारा पास्ट है, गौर से देखा जाए। और पास्ट के बाद ये जो आपका पास्ट के बाद वाला हिस्सा है वो आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट। गौर से देखिएगा, ये बहुत समझने वाली बात होती है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट और पास्ट के पीछे जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। अगर ये वाला हिस्सा हमारा फ्यूचर है, गौर से देखा जाएगा, ये हमारा हिस्सा अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर के आगे हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। मेरे ख्याल से आप परफेक्ट को समझ गए, परफेक्ट क्या है, ठीक है। अब जैसे आज सुबह मैंने नाश्ता किया है, ये तो गुजरा हुआ समय लग रहा है लेकिन वर्तमान में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग बन गया। पास्ट परफेक्ट जो भूतकाल से बहुत अच्छा है, जैसे पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई हुई थी, ये नॉर्मल पास्ट तो नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा पास्ट का है। तो हम लोग बोलेंगे द बैटल ऑफ पानीपत हैज़ टुक प्लेस, हैज़ टेकन प्लेस, सॉरी, हैज़ टेकन प्लेस, हैड टेकन प्लेस, हुई थी। देखिए बन गया, पानीपत की लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ पानीपत हैड टेकन प्लेस। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर से ये चीज़ समझ लीजिए कि कहाँ हमें सिंपल का इस्तेमाल करना है इंडेफिनिट का और कहाँ हमें परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये आता है कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कंटिन्यूअस यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का एक लेयर है। ये मैं जब कंटिन्यूअस को अलग से पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से इसमें क्लियर कर दूंगा। पहले तो सबसे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है परफेक्ट के यूज को समझने के लिए। निकट भविष्य का बात करेंगे फ्यूचर, भविष्य के निकट भविष्य से आगे की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। एकदम बीते काल की बात करेंगे, कल की परसों की, तो ये हो गया पास्ट,
ठीक है। बहुत पुराने समय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अभी खड़े हैं प्रेजेंट, ठीक है। अभी से थोड़ा सा पीछे की बात करेंगे तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट वो घटनाएं होती हैं जो भूतकाल में हो गई हैं लेकिन उनका प्रभाव अभी तक है। जैसे आज मैंने नाश्ता किया है, तो एक आदमी एक दिन में 2 बार तो नाश्ता नहीं करता है, इसीलिए हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। ये ग्राफ आपको बताया गया है बस इंडेफिनिट और परफेक्ट को समझने के लिए, हमें परफेक्ट का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने आज के पढ़ाई पे। 10th एडवांस लेवल का पहला हमारा टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफ बता दूँ। ग्राफ के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा होगा, स्ट्रक्चर आपको पता है, आप लगातार आपने बेसिक लेवल के वीडियोज़ को देखा है तो स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। गौर से देखिएगा, ये सारे एक्शन हैं, मतलब कोई ऐसा कार्य जो बहुत पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने की बहुत प्रबल संभावना है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। इसी को यही ग्राफ कहा गया है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं रूल 1 गौर से देखा जाएगा, इट शोज हैबिट और रूटीन। इट शोज हैबिट और रूटीन, यह आदत या दिनचर्या को दिखलाता है। 2 वर्ड हैबिट या रूटीन। अगर हैबिट या रूटीन को दिखाना होगा तो हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। और हैबिट या रूटीन को दिखाने वाले वर्ड कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो वर्ड्स लिख देता हूँ। अगर ऑलवेज का इस्तेमाल हो वाक्य में, ठीक है। ऑफन का इस्तेमाल हो वाक्य में, ठीक है। जनरली का इस्तेमाल हो वाक्य में, नॉर्मली का इस्तेमाल हो वाक्य में, समटाइम्स का इस्तेमाल हो वाक्य में, रेयरली का इस्तेमाल हो वाक्य में, ठीक है। बेयरली का इस्तेमाल हो वाक्य में, ठीक है। गौर से देखा जाएगा ये सभी वर्ड अक्सर को दिखा रहे हैं, हमेशा या अक्सर, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, नॉर्मली। और ये वाक्य कभी कभी को दिखा रहे हैं, समटाइम्स, रेयरली, बेयरली। ऐसा कोई भी वर्ड अगर होता है, जैसे हम एक और वर्ड लगाते हैं ओकेजनली, ओकेजनली, तो अगर ये सब वर्ड आते हैं वाक्य में तो समझिए कि वो हैबिट या रूटीन को दिखला रहा है, ठीक है। ये कैमरा में नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं हल्का सा कैमरा एंगल को ट्विस्ट करता हूँ, गौर से देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया है ओकेजनली, तो ऑलवेज, ऑफन, जनरल, ऑलवेज, ऑफन, जनरली। अगला वर्ड आपके पास है नॉर्मली, समटाइम्स, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली। मतलब हमेशा वाले सारे वर्ड और कभी कभार वाले सारे वर्ड। अगर ये वर्ड मौजूद है वाक्य में तो आप समझिए कि वो हैबिट अथवा रूटीन को दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। प्लीज़ पहले रूल को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला रूल हमारा क्या है, इट शोज़ हैबिट और रूटीन, ठीक है। मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम लोग अपने रूल को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। इस रूल को आपने नोट कर लिया। चलिए अब अगर एक सवाल आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। गौर से देखा जाएगा तो वाक्य जो आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग है, तो ये वाक्य अपने आप को कोशिश करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने का। तो ये वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा और सही वाक्य हो जाएगा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। गौर से देखा जाएगा ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। पढ़ के वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन चूंकि इसमें ऑलवेज का प्रयोग है तो ये या तो हैबिट को दिखलाएगा या फिर रूटीन को दिखलाएगा। ऐसे समय पे आपको इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में रखना होगा, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। देखिए वाक्य बन के तैयार हो गया। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, रूल को भी लिख लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो आपका पहला रूल हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखलाता है या तो हैबिट या दिखलाता है आपका रूटीन। चलिए तो पहला पॉइंट के बाद अब हम लोग आते हैं रूल 2, ठीक है। पॉइंट को नोट करते चलिए, इसे पढ़ते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए
अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा है इसके यूजेस, आप इसके यूजेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट के यूजेस को थोड़ा ठीक से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट आपके पास हो गया, सेकेंड पॉइंट गौर से देखा जाए। सेकेंड पॉइंट इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गौर से देखिएगा। इफ़ conditionals combine to clause, then both cannot be in future indefinite. In this condition, conditional clause remains in present indefinite। पहले आप इसे लिख लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, फिर एग्जांपल देकर हम लोग इसे क्लियर करेंगे। वाक्य में आपको रूल 2 लिखा गया है, इफ़ कंडीशनल्स कंबाइन 2 क्लॉज, अगर कंडीशनल शब्द 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज को कंबाइन करते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं मैं बतला रहा हूँ, देन बोथ कैन नॉट बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो दोनों क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं रह सकते। अगर ऐसी स्थिति आती है तो, ठीक है, इन दिस कंडीशन, अगर दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि शैल अथवा विल का प्रयोग किया गया है, कंडीशनल क्लॉज, तो जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं अभी एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ और मैं बतलाता हूँ कंडीशनल्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको पहले बतलाता हूँ कंडीशनल्स क्या होते हैं। देखिए, कंडीशनल्स एक्चुअली कंजंक्शन का एक पार्ट है, लेकिन अभी आप उसे शॉर्टकट में जान लीजिए कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो कुछ वर्ड जैसे इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, व्हाट हो गया, व्हाटएवर हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, अब मैं टी से लगा देता हूँ, इन सभी वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कंडीशनल्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल्स, ठीक है। यही वाक्यों को जोड़ते हैं, समटाइम्स और देखा जाए यही वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या आपके पास इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट, व्हाटएवर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस। हल्का सा मुझे कैमरा एंगल को ट्विस्ट करना होगा, लास्ट वर्ड्स नहीं आ रहे, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। वर्ड आपके सामने इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट, व्हाटएवर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, इन सभी को हम लोग कंडीशनल्स कहते हैं, ठीक है। इनसे अब कोई क्लॉज अगर जुड़ा रहेगा अपने रूल के अनुसार हम लोग देखते हैं। अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, कंडीशनल्स क्लियर हो गए। अब हम लोग अपने रूल पे आते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं। अब अगर एक सवाल आपको दिया गया, ठीक है, इफ़ he will call me, I will go। एक वाक्य आपको ऐसा दिया गया, इफ़ ही विल कॉल मी आई विल गो। अब इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य में 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज है ही विल कॉल मी, दूसरा क्लॉज है आई विल गो। और इस दोनों क्लॉज को किससे जोड़ा गया है, कंडीशनल से जोड़ा गया है। कंडीशनल जिस क्लॉज के आगे रहता है, इस क्लॉज को हम लोग कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल जिस क्लॉज के आगे मौजूद रहता है उस क्लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज। क्लियर हो गया। अब इसमें ये वाला कंडीशनल क्लॉज है। अब गौर से देखा जाए, इसमें नियम ये कहता है कि अगर कंडीशनल से 2 क्लॉज जुड़े हुए हैं तो दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं हो सकते हैं। कंडीशनल क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना पड़ता है। कंडीशनल क्लॉज को क्या बनना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये वाक्य गलत है। तो इस वाक्य को सही कैसे किया जाएगा, तो सही करने का तरीका होगा कि आपको इसे ऐसे लिखना होगा, इफ़, और देखिए दिख रहा है, ही कॉल्स मी आई विल गो। If he calls me, I will go. If he calls me, I will go. मैं यहाँ लिख देता हूँ, I will go।
देखिए वाक्य बन के आपका तैयार हो गया। और यही सही सेंटेंस है इसका। इसमें से मतलब आपको विल को हटा के इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होगा। जैसे आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो ही के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, पांचवा। तो देखिए क्या बन जाएगा, इफ़ ही कॉल्स मी आई विल गो। इस नियम पे बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आप एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप आराम से नोट कर लीजिए। और आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कंडीशनल से वाक्य जुड़े हुए हैं तो दोनों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। कंडीशनल क्लॉज को हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना होता है। हाँ, इस स्थिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है कि दोनों भाग कभी कभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे देगा। दोनों भाग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे देगा। कैसे, मैं एग्जांपल देके देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे वीडियो को प्लीज़ जंप नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ वीडियो को जंप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक नंबर त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। चलिए, अगर सेंटेंस आपको दे देगा, ठीक है, व्हेन ही सॉरी माय फॉल्ट व्हेन एवर ही आस्क्स आई हेल्प हिम का अर्थ हो गया जब कभी वह कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ। वेन एवर ही आस्क्स आई हेल्प हिम। यहाँ देखिए, ही आस्क्स ये भी एक क्लॉज है, आई हेल्प हिम ये भी एक क्लॉज है। दोनों क्लॉज है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं है, ये वाक्य पूरी तरह सही है। तो अगर कंडीशनल से आपको जुड़े हुए दो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी एक को काट के फ्यूचर कर देंगे। ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये नियम तभी काम करता है जब कंडीशनल से दो फ्यूचर इंडेफिनिट जुड़े हुए हों तो आपको कंडीशनल क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होगा। क्लियर है? दोनों अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो तो आपको उसे टच करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? रूल 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने रूल 3 पे। तो देखिए, पहला रूल आपके पास क्या हो गया कि ये स्ट्रक्चर हैबिट को, आदत को या रूटीन को दिखलाता है। ठीक है, ऐसा दिखाने वाला कोई भी वर्ड होगा तो इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम आपके पास क्या हो गया कि अगर कंडीशनल से दो या दो से ज़्यादा क्लोज जुड़े हुए हैं तो उन सभी का तो हम लोग दोनों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को एक भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होता है। चलिए, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं रूल 3। इसका रूल 3 क्या कहता है? तो रूल 3 कहता है दिस स्ट्रक्चर गिव्स डायरेक्शन। किसी तरह का डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, निर्देश, किसी तरह का निर्देश दिखाने के लिए इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अब डायरेक्शन कैसे स्टार्ट होता है, यानी कि ऑर्डर, डायरेक्शन को हम लोग ऑर्डर भी कह सकते हैं। ये आपने वॉइस की वीडियो में एक बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं फिर बतला देता हूँ। वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है। प्लीज़ आप सारे वीडियोज को रेगुलर देखते रहिए तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगा। मैं इस नियम को कभी कभी कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू शो कंसेक्यूटिव एक्शन। कंसेक्यूटिव एक्शन क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक जो होते हैं लगातार। चलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं शरबत कैसे बनाना है, ठीक है, तो शरबत बनाने के लिए आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे, गौर से देखिएगा, टेक अ ग्लास, ठीक है, पॉर अ लिटिल वाटर, add some sugar, stir it and drink। आपने पूरा जो ऑर्डर उसे दिया या जो आपने उसे डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया, या आपने कंसेक्यूटिव जो एक्शंस दिखाए सारे यही हैं। टेक अ ग्लास, पॉर अ लिटिल वाटर, ऐड सम शुगर, स्टिर इट एंड ड्रिंक इट। एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा चीनी लीजिए, उसे मिलाइए और पी जाइए, तैयार हो गया। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आता है जो कि वर्ब 1 से स्टार्ट है तो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा और इसी तरह वाक्यों को लिखा जाता है। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखलाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आएगा। चलिए, रूल 3 को आप प्लीज़ पहले नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। आपके पास ये तीसरा रूल है, रूल आप नोट करते चलिए। मैं इस पर क्वेश्चन आपको दिखलाता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, वीडियोज़ में एक तो ये फ़ायदा है कि इंसान को ज़्यादा देर रुकना नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करके
लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पे एग्जांपल देता हूँ। कोई एक सवाल ऐसा है अगर, ठीक है, स्टार्ट द इंजन एंड देन यू शुड प्रेस द एक्सेलरेटर। स्टार्ट द इंजन एंड देन यू शुड प्रेस द एक्सेलरेटर। आपको दे दिया गया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और यहाँ पे दे दिया गया नो एरर। ध्यान से चीज़ों को देखा जाएगा। स्टार्ट द इंजन एंड देन यू शुड प्रेस द एक्सेलरेटर। आप तो अभी आपने पढ़ा है, डायरेक्शन देते समय स्ट्रक्चर में कहाँ ऐसा लिखा गया था देन यू शुड, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा गया था, बस दिया गया था वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एंड को लगा सकते हैं या कॉमा को लगा सकते हैं। तो इस वाक्य में एरर पार्ट बी में हो जाएगा। देन को हटाना होगा, यू को हटाना होगा, शुड को हटाना होगा। देखिए वाक्य ऐसा बनेगा, स्टार्ट द इंजन एंड प्रेस द एक्सेलरेटर, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें किसी तरह के मॉडल्स की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉन्सिक्यूटिव एक्शन या किसी तरह का डायरेक्शन अगर दिया जा रहा है तो कोशिश आपको करना है कि सीधा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में ये वाक्य रहेगा। रूल 3 क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं रूल 4 पे। चलिए एक एक रूल को ध्यान से देखिए और देखिए कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सवाल खुद ब खुद आपसे बनने लगेंगे। रूल 1 और रूल 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल 3 पे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए रूल 4 क्या कहते हैं, ठीक है। सम स्टैटिक वर्ब्स ऑलवेज बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर। कुछ स्टैटिक वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। ऐसे स्टैटिक वर्ब कौन से हैं? चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। जैसे वर्ड आपके पास हो गया सीम, अपीयर, बिलीव, ट्रस्ट, ठीक है, थिंक, ठीक है, ETC। ये सारे स्टैटिक वर्ब हैं, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में ही रहते हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग नहीं होता है, मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक हम लोग कहते हैं, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। गौर कीजिएगा, ये सब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन के लगता है कि हम लोग काफ़ी सही बोल रहे थे, उसमें एरर होता है, सवाल यहीं से आते हैं। चलिए सम स्टैटिक वर्ब ऑलवेज बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर। कहीं भी अगर वाक्य में इट इज़ अपीयरिंग टू मी आप देख लीजिएगा, सवाल में वो गलत है, वहाँ पे इट अपीयर्स टू मी हो जाएगा, ठीक है। सीमिंग नहीं होता है, बिलीव मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं होते हैं, अपीयरिंग एक अलग वर्ड होता है, लेकिन टेंस में आप इनका इस्तेमाल जब वाक्य में करेंगे तो वो टेंस हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट, ऐसा नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्लियर? चलिए तो ये हमेशा इसी में रहेंगे। अपीयरिंग में कभी भी अगर लिख दिया गया कि उसमें ING लगा के आप टेंस बना देंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। आई एम बिलीविंग तो गलत हो जाएगा, आई एम थिंकिंग तो गलत हो जाएगा, आई थिंक होता है, आई बिलीव होता है। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। 4 रूल आपके पास हो गया। चलिए 5वें रूल पे आते हैं, ठीक है। रूल्स को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, और देखिए हर एक छोटे छोटे रूल्स पे ही क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। चलिए मैं आता हूँ रूल 5, 5वां रूल, गौर से देखा जाएगा। रीसेंट न्यूज़ आर ऑलवेज रिटन इन दिस स्ट्रक्चर। रीसेंट न्यूज़ को हमेशा इसी स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। कुछ किताबों में इस लाइन को ऐसे लिखा गया है, न्यूज़पेपर हेडिंग्स ऑलवेज बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। न्यूज़पेपर हेडिंग हमेशा किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में होते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अभी के डेट में हमारा चल रहा है कोरोना, आप अक्सर देखिएगा जो भी न्यूज़पेपर हेडिंग होंगे या जो भी होगा तो ऐसे लिखेगा, US passes 3000 डेथ्स
देखिए US passes 3000 डेथ्स, कभी नहीं कहता है कि US passed 3000 डेथ्स, ऐसा नहीं होगा। रिसेंट घटनाओं की जब चर्चा होगी तो अगर वाक्य में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर वाक्य में कहीं न्यूज़पेपर हेडिंग की चर्चा है या फिर किसी रिसेंट घटना की चर्चा है तो आप याद रखेंगे कि वो हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर में ही उसे रखा जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 नियम आपके पास हो गए, याद रखा जाएगा। चलिए नियम को नोट करते चलिए, पॉइंट को देखते चलिए। सब पे क्वेश्चन एक एक करके मैं उसमें दूंगा धीरे धीरे। मैंने जो लिंक दिया हुआ उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपने रूल 6 पे। चलिए रूल 6 देखा जाए हमारा क्या है। रूल 6 हमारा कहता है फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ ऑलवेज remains in this structure। फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ को आप हमेशा इसी स्ट्रक्चर में रखते हैं। फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ, ये दोनों शब्द समझने वाले होते हैं, जिसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, बहुत समझने वाली बात है, गौर से देखा जाएगा। 2 शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वर्ड आपके पास है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। चलिए दूसरा मैं लिखता हूँ आई नो हिज एड्रेस, ये फैक्ट है, ठीक है। मैं उसका पता जानता हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये फैक्ट है। तो फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ में एक फ़र्क होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है अटल सत्य, जो सभी लोग दुनिया में जानते हैं लगभग, जो नहीं जानता वो सब व्यक्ति के प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मनुष्य सांस लेता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। ताजमहल आगरा में है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उसका पता जानता हूँ, ये इसके मुकाबले बहुत छोटा वाक्य है, तो इसे हम लोग कहते हैं फैक्ट। फैक्ट भी कभी अपना रूप नहीं बदलता है, इसका रूप किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। आई नो हिज एड्रेस हमेशा यही रहेगा, कभी नहीं रहेगा आई न्यू हिज एड्रेस, ये संभव नहीं है, या फिर आई हैव नोन हिज एड्रेस। ये फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ दोनों याद रखा जाएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ तो कभी बिल्कुल बदलता नहीं है, याद रखा जाएगा, ये तो कभी नहीं बदलता है, सबको जानते हैं। फैक्ट भी अपना रूप कभी नहीं बदलता है, ये जिस टेंस में जन्म लेता है ये उसी टेंस में रह जाता है, ठीक है। जैसे अब ये मैंने क्यों बोला, ये जिस टेंस में जन्म लेता है उसी टेंस में रह जाता है, मैं इस पॉइंट को काफ़ी क्लियर करूँगा। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका पता जानता हूँ, या कभी नहीं होगा मैं उसका पता जानता था। मैं उसका पता जानता था से अच्छा होगा मैं बोल दूंगा मैं उसका पता नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये हमेशा वर्तमान में रहेगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ तो आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ जो अटल सत्य है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। फैक्ट मैं थोड़ा सा और क्लियर आपको यहाँ पर कर देता हूँ। छठा रूल हमारा ये था। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट के बारे में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से फैक्ट को समझिएगा। फैक्ट का अर्थ होता है वास्तविकता। फैक्ट को मैं 3 तरह से लेता हूँ। मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है। एक वाक्य लिखता हूँ, नेताजी वाज बॉर्न इन कोलकाता, नेताजी वाज बॉर्न इन कोलकाता। और यहाँ मैं लिखता हूँ डूम्स डे, मतलब क़यामत का दिन, विल कम, डूम्स डे विल कम। गौर से देखा जाए 3 तरह के फैक्ट हैं। ये फैक्ट है प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, ये कभी अपना टेंस नहीं चेंज करेगा। नेताजी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, आप इसे किसी भी सूरत में ग्रामर का कोई भी नियम लगा के आप इसका टेंस नहीं बदल सकते हैं। ना ही ये पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट हो सकता है, ना ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। ये पास्ट का फैक्ट है, पास्ट में रहेगा। और क़यामत का दिन आएगी, ये आएगा, ठीक है, या फिर क़यामत आएगी, ये फ्यूचर है, ये कभी भी पास्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि फैक्ट जिस वाक्य में जन्म ले लेता है वो अपने आप को कभी बदलता नहीं है। जैसे एक लाइन अगर लिखा गया, राम इज़ टॉल, राम लंबा है, ये फैक्ट है, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक राम जिंदा है। अब राम लंबा सन्नाटा तो नहीं हो जाएगा,
और राम गुजर गया तो वो पास्ट में हो गया, तब वो कभी अपने आप को प्रेजेंट में लेके तो नहीं आएगा, राम दोबारा जिंदा तो होगा नहीं। तो एक बार फैक्ट जिस वाक्य में बन गया वो उस कंडीशन में उसी वाक्य में रहता है। ये वॉइस बनाते समय या फिर नरेशन बनाते समय या फिर कुछ भी करते समय इसके टेंस को परिवर्तित हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इसमें साफ साफ तौर पे कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, फैक्ट प्रेजेंट में रहता है, पास्ट में और फ्यूचर में, जिसमें उसका जन्म हो गया वो उसी में रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, फैक्ट इसी को कहते हैं। फैक्ट तीनों में हो सकता है। अगर फैक्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप चीज़ों को देख लीजिए। आपके पास 6 नियम हो गए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक नियम और इसमें बतलाता हूँ, आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आता हूँ अपने 7वें और आखिरी नियम पे, जो हमारा लास्ट नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए 7वां नियम ये है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज जनरली यूज्ड बाय कमेंटेटर्स। कमेंटेटर तो आप लोग जानते होंगे, कमेंट्री करने में या फिर किसी देखते हुए घटना को लगातार बताने के लिए इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज़ जनरली यूज्ड बाय कमेंटेटर्स। कमेंटेटर्स के द्वारा इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए। जैसे अगर कोई आदमी कोई फुटबॉल मैच देख रहा है तो वो बोलेगा रोनाल्डो पासेस द बॉल टू प्लेयर एक्स। तो प्लेयर एक्स मानी कोई भी खिलाड़ी हो, तो वहाँ पर वो कभी नहीं बोलेगा रोनाल्डो पास्ड द बॉल एट अ टाइम। तो कमेंटेटर्स का कमेंट्री जिस टेंस में होती है वो हमेशा यही टेंस होता है, गौर कीजिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी था। इससे भी आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके 7 नियम है। 7 नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए एक बार फिर ज़रा रिवाइज कर लेते हैं बेसिक से। पहला नियम क्या था कि इस स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं रूटीन या हैबिट को दिखाने के लिए। हैबिट या रूटीन दिखाने वाले वर्ड हमारे पास कौन से हैं? ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है, हमारे पास ओकेजनली हो गया, समटाइम्स हो गया, ठीक है, रेयरली हो गया, एवरीडे हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे पास क्या है? रूटीन या हैबिट को दिखाने वाले वर्ड। एवरीडे, एवरी मंथ तो बहुत कॉमन से वर्ड उसमें आते हैं। दूसरा नियम क्या था? अगर कंडीशनल से वाक्य को जोड़ा गया है तो दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होंगे। कंडीशनल क्लॉज को हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होगा। हाँ, अगर दोनों हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। कंडीशनल क्या होते हैं? इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट एवर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, ये सारे क्या हैं? कंडीशनल्स हैं। क्लियर है? तीसरा नियम हम लोग क्या बताया गया था कि ये वाक्य जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये हमारे फ्यूचर को भी दिखलाता है। ठीक है, सॉरी मैं क्या बोला, फ्यूचर को दिखला था। तीसरा नियम हम लोगों के सॉरी आप एक बार ज़रा देख लीजिएगा। तीसरा नियम मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने रूटीन से क्या बताया था। ठीक है, रेगुलर आप वीडियो को देख लीजिएगा, आप उसे एक बार ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को बतला देता हूँ। बाकी 2 रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3rd, 4th, 5th रूल को देखिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप चीज़ों को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया आप उस पर क्वेश्चंस को प्लीज़ बनाइएगा, जहाँ तक क्वेश्चन हो सके सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो भी आप मुझे लिखिएगा। सॉल्व हो जाएंगे तो अच्छी बात है। आप उनका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सिर्फ ABCD करके लिख दीजिएगा। मैं अगले सेशन को शुरू करने से पहले हर एक पिछले सेशन का क्वेश्चन का पहले आंसर यहाँ पे कर दूंगा, आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगला वीडियो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। इस वीडियोज़ में एडवांस लेवल टेंस में एक दिन में एक ही टॉपिक करना ज़्यादा सही रहेगा, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।